किताब यायावरी की है और इसके साथ साथ आवारगी की भी है। इसमें यात्रा का वृतांत तो है, जितना परदेश के बारे में है उतना देश के बारे में भी है। इसमें विचार भी हैं, मन भी यात्रा करता है। तो अब मैं अनुरोध करता हूँ सुजाता जी और विनीत जी से कि वो अनुराधा जी से इस किताब की बाबत बातचीत शुरू करें। नमस्कार और स्वागत आप सभी का। अभी प्रियंका जिस तरह से किताब में खो गई थी, जैसे अभिनय करते हुए हम अपने पात्र में खो जाते हैं ना, अलग नहीं रह पाते, तो वो अपने में खोई हुई थी और पढ़ रही थी। तो मैं लगातार यही कह रही थी कि ये इनको अब नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तो इसी से पता चलता है कि किताब कितनी अपने आप में बांधने वाली किताब है। मैंने अनुराधा की पहली किताब इस कड़ी में जो थी यायावरी आवारगी की दूसरी कड़ी है, ये लोग मुझ में रह गए थे। इसकी पहली कड़ी मैंने पढ़ी थी 2016 में आई थी, आज़ादी मेरा ब्रांड। और ये दूसरी कड़ी है जो अभी 2022 में 6 साल बाद आ रही है, लोग जो मुझ में रह गए। मैं इन दोनों किताबों को साथ रख के देख रही थी जब मैं इसे पढ़ रही थी, तो और दोनों किताबों का शीर्षक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली आज़ादी मेरा ब्रांड। हर यात्रा अपने में आपको थोड़ा और आज़ाद करती है, और इस आज़ादी में शामिल होती हैं दो चीज़ें। एक तो अपनी ताकतें पहचानना और अपनी कमज़ोरियाँ, शॉर्टकमिंग्स, इनके बारे में भी जब पता चलता है तो आज़ादी बनती है। और फिर वो आज़ादी का आपका वाला ब्रांड बनता है जब आपको मालूम होता है कि मेरी ताकत और मेरी कमियाँ क्या है। तो उस किताब में मैं लगातार एक लड़की को देख रही थी जो यात्रा करती है, जिन जगहों पे जाती है वहाँ जितना बाहर देखती है उससे ज़्यादा अपने भीतर झांकती है। ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा है उसमें, अपने आप को पहचानने का, अपनी आज़ादी को समझने का, अपने दायरों को समझने का और अपनी ताकतों को समझने का। बाहर नदी बह रही है तो साथ साथ उसके अंदर भी ख्यालों की एक नदी बह रही है। और दूसरी ये किताब आती है लोग जो मुझ में रह गए। जगहों से हम गुजरते हैं तो जगहों को फिर भी भूल जाना एक बार को आसान है, लेकिन जिन लोगों से आप गुजरते हैं उनको भूलते जाना बड़ा मुश्किल है, उन अनुभवों को, क्योंकि वो आपके अंदर रह जाते हैं कहीं। और अनुराधा भी उनके अंदर शायद रह गई होगी थोड़ी थोड़ी। तो ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया थी। मैं देख रही थी कि अनुराधा उन जगहों की यात्राओं से और अपनी भीतरी यात्राओं से बाहर की यात्राओं की तरफ निकल रही हैं। वो पात्र, इस किताब में आप देखेंगे पात्रों पे ज़्यादा फोकस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और कोई कोई हिस्सा जैसे आपने अभी सुने भी, उनको पढ़ते हैं तो, या किताब का कोई भी पेज अगर बीच में से खोलें तो लगेगा किसी उपन्यास का शायद हिस्सा है ये। तो वो कथात्मकता, वो पात्र उसमें लगातार बार बार आते हैं। यहीं से मैं बातचीत शुरू करती हूँ अपनी, कि ये जो बाहर की यात्रा है, जो पहले एक भीतर की यात्रा थी, आज़ादी मेरा ब्रांड बनता है, इस दूसरी किताब में आप बाहर देख रही हैं लगातार। बहुत सारे पात्र हैं आपके आसपास जिनको आपने अपने भीतर महसूस किया है। माशा है, या इस्तांबुल में सनम और इंशा है, ऐसे तमाम पात्र हैं इसमें। तो ये जो एक डिपार्चर है, ये एक ट्रैवलर के तौर पे है, एक लेखक के तौर पे है, या इसकी वजह उम्र है। जाता जब मैं थैंक यू प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ब्यूटीफुल। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने लिखा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा था। मुझे लग रहा है मेरी किताब पढ़ रही है। जिस तरह से तुमने पढ़ा मैं भी खो गई थी। थैंक यू सुजाता, थैंक यू सवाल के लिए। तो लिखना का मेरा एजेंडा नहीं होता है, मतलब कैसे लिखूँगी, किस फॉर्म में लिखूँगी, क्या लिखा जाएगा। यात्राएं इज़ समथिंग दैट आई डू, मतलब यात्रा मैं कर रही हूँ। तो आपने इसको पॉइंट आउट किया कि ये पात्रों के बारे में है या बाहर मैं देख रही हूँ। जब मैं पहली बार बाहर निकली हूँ और मेरे लिए सब कुछ इतना चकाचौंध कर देने वाला भी है और इतने कुछ से मैं गुजर रही हूँ दैट आई
could not but not see outside so much, क्योंकि इतना कुछ अंदर चल रहा था। पहली बार मैं बाहर निकली हूँ, पहली बार मैं पेरिस में हूँ, पहली बार मैं एम्स्टर्डम में हूँ। आई एम सो सरप्राइज्ड, आई एम सो, एवरीथिंग इज़ सो सरियल। तो मैं अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ, तो मैं उनके बारे में लिख रही हूँ। ये उस किताब के 6 साल बाद की किताब है, तो ये आई थिंक ये मैं एक अलग ही इंसान हूँ इस किताब को लिखते हुए। आई एम अ डिफरेंट पर्सन। इस किताब को अगर जो लोग कहेंगे, जो कहते हैं कि इसमें लगता है कि आपने ट्राई भी किया है, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि पहली किताब को लिखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़ा था कुछ भी, बिकॉज दैट जस्ट केम ऑटोमेटिकली। क्योंकि मैं पहली बार निकली और इतना कुछ कहने को था, इतना कुछ बताने को था, इतना कुछ बताने को था कि ये हुआ, और मैं तो अपने घर वालों को इतना कुछ बताना चाहती थी, मौसी को, बुआ को, काकी को, कि मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मेरे साथ ये हुआ। एंड आई वाज जस्ट, और इसी तरह से मैंने किताब भी लिखी है कि फिर ये हुआ, फिर मैंने ये सोचा, फिर ये हुआ। दूसरी किताब आ गई, पता नहीं कैसे भी आई है। इट जस्ट हैपेंड, बिकॉज आप, मतलब मुझे लगा था कि अब नहीं शायद लिख पाऊँगी। मतलब मैंने ट्राई किया और फिर देखा कि वो फॉर्मेट तो नहीं हो पाएगा जो पहला है, क्योंकि वो तो कह दिया सब कुछ। अब वो कह तो दिया ही अंदर की यात्रा। अब हर यात्रा के वक्त मैं तो ना बाहर निकलूँगी, आप एक ही बार बाहर निकलते हो, एक ही बार आप वो घर से बाहर तो निकल गए। सो ये किताब एक्चुअली मैंने कोशिश की है, मैंने सोचा है कि मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं क्या करूँगी। सो शायद इसमें कोशिश दिखती भी है। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस, इट वाज नॉट ईजी। सो प्रॉबेबली पढ़ने वालों को भी लगता है कि इसमें मेहनत लगी है, इसमें कोशिश की गई है। इट्स नॉट एज ईजी रीड प्रॉबेबली, लेकिन मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ जो है, इट्स माई फेवरेट फॉर्मेट। मैं बचपन में मैंने बहुत लोक कथाएँ पढ़ी हैं, रूसी लोक कथाएँ, जापानी लोक कथाएँ, चीनी लोक कथाएँ। आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट पीपल, आई वॉन्टेड टू राइट। सो एक किताब में अलग अलग देशों की कथाएँ, तो वो लोक कथाएँ थी, ये नॉन फिक्शन है, बट आई वॉन्टेड टू राइट। मैंने इतना सीखा है रूसी लोक कथाएँ पढ़ के, जापानी लोक कथाएँ पढ़ के। आई थिंक पापा ट्रेड फेयर से लेके आए थे वो किताब, और उस किताब में था कि कैसे जापानी लोग दूसरे लोगों के इमोशंस को कितना ध्यान में रखते हैं। और मैं बहुत खुश हुई थी कि ये तो अपने जैसे हैं, हम भी बहुत ध्यान रखते हैं कि दूसरे हर्ट ना हो, क्योंकि हमारी जो इमेज थी कि बाहर के लोग ऐसे नहीं होते, हम ही अच्छे हैं, सिर्फ हम ही दूसरों का ध्यान रखते हैं। सो दैट ब्रोक माई, मुझे लगा कि जापानीज़ लोग कितने अच्छे होते हैं, दे रियली आर कंसर्न अबाउट अदर पीपल। तो मैं वो जो मेरा टूटा ना इस बचपन में, कि वो कहानियाँ पढ़ के मैं चाहती थी कि मैं इतने सारे लोगों की कहानियाँ मेरे पास हैं, वो मैं सच्चाई उन लोगों के बारे में लिख पाऊँ। तो फॉर्मेट इज़, बिकॉज आई डोंट हैव अ फॉर्मेट, आई डोंट हैव अ फॉर्मूला, आई डोंट नो हाउ टू राइट। तो मैं आई डू व्हाटएवर कम्स टू माई माइंड। तो मैं कहानियाँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने कोशिश इसमें ये की है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, क्योंकि पहले किताब में से ज़्यादा मैंने बहुत कहा है कि मैं ये सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ। इसमें मैंने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट इन दी एंड मेरे कुछ दोस्तों के कहने पे और संपादक कहने पे, कुछ तो लिखो अपना, तुम क्या सोच रही हो, बिकॉज आई जस्ट रोट व्हाट आई सॉ। तो मैं चाहती थी कि जो पढ़े वो बिल्कुल अपनी नज़र से पढ़े उसको, और मैं उसमें अपना कुछ भी ना कहूँ कि मेरा इसमें क्या, मैं क्या सोचती हूँ, तो मैं बायस ना करूँ पढ़ने वाले को। जस्ट रीड एज आई सॉ देम। बट जो मैं लिख भी रही हूँ वो कहीं ना कहीं से तो बायस्ड है ही। सो आई ट्राई एंड राइट वेरी लिटिल ऑफ मी, मतलब मैं जितना कम अपने बारे में या मैं क्या सोचती हूँ, मेरी ओपिनियन क्या है, वो मैंने कोशिश किया। आई थिंक आई हैव आंसर्ड समथिंग एज यू आस्क्ड समथिंग बट हाँ, एक्चुअली कहीं ना पहुँचो और कहीं so but you reach somewhere because you're not trying to reach anywhere, so you end up reaching somewhere. आज की इस शाम की इस बातचीत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप लोग हैं, क्योंकि आप अनुराधा के कहे को सुन रहे हैं, उसके लिखे को पढ़ रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, और सुनना आज के दौर की सबसे मुश्किल क्रिया है। अनुराधा, जब मैं आपकी इस किताब के शुरू से आखिर के पन्ने तक गुजरा, तो मैंने महसूस किया कि हम कितनी सारी झूठ की लड़ाइयों में धंसे हुए लोग हैं, या हमें सत्ता ने कितनी तरह की झूठ की लड़ाइयों में झोंक दिया है।
और दुनिया भर की सत्ताएं एक मास्टर कॉपी लेकर घूम रही है। और ये मास्टर कॉपी अपने अपने देश के, जाहिर सी बात है भारत में शामिल है, दुनिया भर की सत्ताएं एक मास्टर कॉपी लेकर घूम रही है और वो चाहती है कि अपने एक एक नागरिक को पकड़कर फोटोकॉपी में तब्दील करे। ये किताब एक नागरिक के तौर पर मास्टर कॉपी हर नागरिक हो सकता है, इस बात को मजबूती से रखती है। और इसलिए मैं छोटा सा हिस्सा यहाँ शामिल करूं, लेकिन आपके खिदमत में, आपकी शान में मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा जो खुद अनुराधा ने अपनी किताब में लिखी है। सुनना भी एक यात्रा है। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, उसके जीवन से गुजरते हुए अपने जीवन को भी देख रहे होते हैं। कुछ हम में भर रहा होता है, कुछ से हम उबर रहे होते हैं, लेकिन सत्ता दूसरे के जीवन से नहीं देख रही होती। सत्ता मास्टर कॉपी से फोटो कॉपी में बदलने की कोशिश और कवायद में लगी होती है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये फोटो कॉपी और मास्टर कॉपी वाला जो रूपक है, अनुराधा एक जगह लिखती है, पश्चिम और धारणाएं। मैं तंग आ गई हूं अक्षय कुमारों, रणवीरों, खानों के प्ले बॉय अवतारों को फिल्मों में धड़ल्ले से दिखाए जाने से, और अंत में वे सब सेटल हो जाते हैं पवित्र वन मैन वुमेन विद्या बालनों से, पादुकोणों और कपूरों के साथ। यानी कि जो प्रॉपर नॉन है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारे लिए, आपके लिए, इस जन क्षेत्र में, पब्लिक स्फीयर के लिए, अनुराधा पूरी ठसक से, पूरे खम के साथ एक नागरिक के तौर पर वो कहती है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, वो जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति उनकी तरह हो रहा है। व्यक्ति के तौर पर एज ए इंडिविजुअल वो पादुकोण दिख सकती हैं, दिखती हैं, रणवीर दिखते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन ट्रेट्स के तौर पर वो कॉमन नॉर्म है। और ये इस किताब की खास बात है। पूरी किताब नागरिकता को कैसे समझें, नागरिकता की तलाश कैसे करें, उसका दावा कैसे पेश करें कि हम मास्टर कॉपी के अधीन होकर नहीं, खुद को मास्टर कॉपी के तौर पर लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया में अपने को देख सकें, रख सकें। ये किताब उसी सिरे में शुरू से लेकर आखिर तक। और इसलिए अनुराधा की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी सेल्फ पर जो रखी हुई किताब थी, मैंने उसको साथ उठाया। हर्बर्ट मार्कुजे मुझे मेरे बहुत पसंदीदा सिद्धांतकार, और हर्बर्ट मार्कुजे ने वन डायमेंशनल मैन जो किताब लिखी है, मुझे पढ़ते हुए लगा कि अनुराधा मार्कुजे जो बात अपने सैद्धांतिकी को पढ़ते हुए अध्ययन के बाद कहते हैं, उसी का एक यात्रा संस्करण रूप अनुराधा की किताब है। मार्कुजे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, थियरी ऑफ फॉल्स कॉन्शसनेस, झूठी चेतना का सिद्धांत। और बतौर लेखक मैं अपने को मानता हूं और समझता हूं कि इस झूठी लड़ाइयों से लड़ने के लिए एक लेखक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, अपने को मास्टर कॉपी की ही तरह रखने के लिए, फोटो कॉपी नहीं बनने के लिए बहुत सारी चीजें, हम इतना कुछ लिख रहे हैं कि वो हमारा लिखा गया, हमारा कहा गया एक शोर में तब्दील हो जाता है। और इसलिए एक लेखक जो लिख रहा है, जो कह रहा है, वो बोल रहा है, वो बात नहीं शोर कैसे बन जाता है, इसे जानने समझने के लिए किताब जितना पाठकों को पढ़ना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा उन लेखकों को पढ़ना जरूरी है जो अपनी हर लिखी और कही बात को वक्तव्य और दी लगाकर पेश करने की कोशिश में। ये मेरी अपनी समझ और अध्ययन है। अनुराधा, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूं, जिस अंदाज में आपने किताब लिखी है, जिसका आखिरी चैप्टर दाग, उसी तरह की एक फिल्म मैंने देखी, माय बेस्ट फ्रेंड एनी फ्रैंक। उसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो नायिका है, जहां जहां जाती है वहां इंस्टा स्टेटस अपडेट करती है। आप नहीं करती हैं, आप तो पूरा गायब हैं सोशल मीडिया से उस दौरान, जिस दौरान आप ये यात्राएं कर रही हैं। कितना मुश्किल होता है अपने को इस तरह से डिटॉक्स करना और अपने भीतर के लेखक और नागरिक को बहुत सहेज कर आने वाले समय में लोगों के सामने रखना। थैंक यू विनीत।
थैंक यू इतना गहरे जाने के लिए किताब में, और इतना गहराई से, इतना बारीकी से उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। और जो आपने बात ऑब्ज़र्व की है टेम्पलेट्स की, जो सत्ता ने हमारे टेम्पलेट्स बना दिए गए हैं, एक सेट टेम्पलेट है, और वो सत्ता सिर्फ सरकार की पॉलिटिकल सत्ता नहीं, कोई भी सत्ता। माँ चाहती है बेटी उसके जैसी बने, सास चाहती है अरे हमारी सास ने ये किया है, हमें ये करने को कहा था तो तुम भी ये करो। एवरीबडी वांट्स एवरीवन टू बी लाइक दैम, कि यही ठीक है, और हमें लगता है हमारे जैसा ही ठीक है। हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे ये हमारा ये फॉर्मूला है और तो यही फॉर्मूला ठीक है। सो दिस इज़ हर एक चीज़ का टेम्पलेट, एंड इफ पर्सनली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिट इन एनी टेम्पलेट। हर चीज़ का टेम्पलेट है, सुंदरता का टेम्पलेट है, ये शक्ल सुंदर है, हेल्थ का भी टेम्पलेट है कि ये इस तरह की बॉडी हेल्दी है, सक्सेस का टेम्पलेट है कि ये सक्सेसफुल है, हर एक चीज़, खुशी का टेम्पलेट है कि अगर आप ऐसे दिखते हो तो खुश हो, ऐसे दिखते हो तो आप ठीक नहीं हो। सो इफ़ यू डोंट फिट दैट टेम्पलेट, तो आप अगर आप उस मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड, जो मेन स्ट्रीम है भी नहीं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लो आप लड़की हैं और काम करना चाहती हैं, या बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, या एक तरह के एक मेन स्ट्रीम में नहीं बैठता, उस तरह के आप हैं, तो आपको यू हैव टू फाइट, यू हैव टू, मतलब एक तरह की आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, विच इज़ टायरिंग। तो कहा जाता है लड़ो लड़कियों, और सेम फॉर बॉयज़ एज वेल, जो अलग तरीके का, मान लो नहीं जॉब पे जाना चाहते या सिलाई कढ़ाई करना चाहते, मान लो क्या एक लड़का सिलाई कढ़ाई नहीं करना चाह सकता है, या कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनना चाहता है, उसको फाइट, मतलब एनीथिंग दैट डज नॉट फिट द मेन स्ट्रीम हैज़ टू फाइट, एंड नोबडी फिट्स द मेन स्ट्रीम, and that's nobody sitting here will be fitting the mainstream. I don't fit, you don't fit, but we all try to pretend to fit the mainstream, and it's so suffocating, and ye for me it was suffocating, ye meri mental health ke liye suffocating tha, and I am talking about my mental health in the book, and I am addressing जो आपने detox की बात कही, it's not detox, it for me it was forced. if I अगर मैं सोची थी अगर मैं कोई sunset देख रही हूँ तो मैं किसके लिए देख रही हूँ, अपने लिए देख रही हूँ या आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आप मुझे देखते हुए देखेंगे तो मुझे सच में जाना, मैं घूम रही हूँ, मैं अपने लिए घूम रही हूँ या क्योंकि वो मुझे देखेगा कि मैं घूम रही हूँ और वहाँ। तो फॉर मी आई हैड टू रियली आस्क माई सेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि तू जो कर रही है वो किसके लिए कर रही है, या आप अपने लिए, कोई भी यहाँ पे बैठा आदमी इंसान ही सवाल करे कि आप जो भी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी आर डूइंग इट फॉर समवन एल्स, फॉर समथिंग एल्स, एंड फॉर मी इट इज़, फॉर मी just personally वो मेरी mental health के लिए I had severe mental health breakdown, I had severe breakdowns, and वो मेरे लिए ज़रूरी था, and I went off and now I do things because I want to do them, because there's no external push या कुछ वो नहीं है। So या तो when I, अभी तो मैं जो ट्रैवल करती हूँ या जितना भी मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया, आई डोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया, एंड आल्सो there's a weird sort of एक अलग तरह का प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको ऐसे लगता है कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब आपको इंस्टाग्राम पे देख के लगेगा कि सभी कितना अच्छा, मेरे को छोड़ के, मुझे भी यही लगता है, मतलब लोगों को मुझे देख के लगता है कि वाह इस जैसी लाइफ, वाह मतलब वाह, कभी बुक लॉन्च हो रहा है, कभी एम्स्टर्डम में घूम रहे हैं, कम ऑन, एंड आई एम हैविंग सीरियस मेंटल ब्रेकडाउन्स, नोबडी नोज, and nobody knows when I'm crying in the dark because I don't post those photos, I don't post those, nobody does, nobody talks about their जब वो उनका बहुत सिवियर डार्क टाइम से, अंधेरे समय से गुजर रहे हैं, नहीं बात करते हैं, और भी हम सब गुजर रहे हैं, किसी का लाइफ परफेक्ट छोड़ो, बहुत नियर परफेक्ट भी नहीं है, we all trying to survive, we all trying to just like barely survive। तो मुझे लगा कि I'm not adding to any, मैं मिजरी ही ऐड कर रही हूँ, मतलब I'm adding to other people's lives miseries, I'm just projecting a picture, या तो मैं पूरा सत्य दिखा पाऊँ जो कि नहीं पॉसिबल है,
कोशिश भी करो तो पॉसिबल नहीं है. मैंने बीच में कोशिश भी की एंड देन पीपल गेट वेरी वरिड, क्या हुआ ये हो, तो वो भी आई डोंट वांट दैट. तो सोशल मीडिया इस तरह से बने भी नहीं है पूरा सत्य दिखा पाए वहाँ पे. अगर पूरा नहीं दिखा सकते तो आधा सत्य झूठ है, और झूठ है तो इट वाज एडिंग. मुझे लग रहा था कि मैं लोगों की मेंटल हेल्थ को ख़राब ही कर रही हूँ, और अपनी तो ख़राब हो ही रही है, जो उसको देख रहा है उसको भी लग रहा है कि वाह शी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ, विच आई डोंट. And so that was the reason, not detox, to not, I won't call it a detox, it was just compulsion, like, or probably detox, कि I could not stand it. Yeah. हाँ, कुछ मज़ेदार बातें आपने अभी कही अनुराधा, और मैं सुन रही हूँ लगातार और सोच रही हूँ कि ये जो बात अभी निकली है बायस्ड अनबायस्ड लेखन वाली, तो सोच रही थी वाकई क्या कोई अनबायस्ड लेखन जैसा कुछ होता है? जब आप चीजें उठा के सिर्फ सामने भी रख देते हो तो भी तो आपको कुछ होता है कि मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ, या आप इससे कुछ मीनिंग निकाल सके. और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि आप जिस पक्ष पे खड़ी हैं, आप जहां से देख रही हैं चीजों, जहां से गुजरते हुए आप आई हैं, आप चाहती हैं कि वो बाकी लोग भी देखें. उस बिल्कुल स्क्रैच से जानना जब हम शुरू करना चाहते हैं चीजों, वो मुझे बार बार किताब में दिखाई देता है. एकदम विनम्र होके, एकदम अबोधता के साथ चीजों को देखना, समझने की कोशिश करना, वो सब चीजें दिखाई देती हैं. और उसमें जो महत्वपूर्ण बात जिसको मैं कह रही हूँ कि अगर आप बायस्ड भी हैं उसको लेके, तो वो कोई खराब चीज नहीं है. कंडीशनिंग को लगातार तोड़ने की कोशिश करना, जैसे अभी टेम्पलेट्स की बात हो रही है, हर चीज का बना बनाया एक टेम्पलेट है. ये ऐसे जिंदगी तुम्हारी चलेगी, एक लड़की होगी जो जहां जन्म ले रही है वहां उसके हिसाब से उसको एक पकड़ा दिया जाएगा पैदा होते ही, या जिन पात्रों को आप देखती हुई आ रही हैं, सब कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी कंडीशनिंग की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, जिसको तोड़ना. जैसे कंपैरिजन में देख रही हूँ लगातार यहाँ अपने भारत में जो लड़कियां हैं, या जिन पात्रों से आप मिल रही हैं, जिनके साथ बिता रही हैं समय, उनकी जिंदगियों के तुलनात्मक अध्ययन जैसे हो रहे हैं. तो चीजें उठा के सिर्फ सामने रख देने से भी बहुत कुछ कह रही हैं. एक तो ये, और जो अभी देखने वाली बात, आप क्या तुम मुझे देखते हुए देख रहे हो, मैं देख रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, ये भी एक कंडीशनिंग है जो औरतों की जाती है. टू बी लुक्ड एटनेस से निकल पाना बाहर. और आपकी जो ट्रैवलिंग्स हैं, ये जो सारी यात्राएं हैं, असल में ये उसी से बाहर निकलने की कोशिश है. मैं कहीं एक फोटो देख रही थी आपकी कि इसमें उस पे घास पे लेटे, क्या इतना आसान, इतना सहज है एक सार्वजनिक स्पेस, क्या औरतों के लिए भी उतनी ही सार्वजनिक है कि वो एक बेंच पर लेट जाएं और इस बात से परेशान ना हो कि कोई उनको कैसे देख रहा हो. तो ये जो एक टू बी लुक्ड एटनेस उनके अंदर आ जाती है. जैसे मुझे देखा जा रहा है वैसे मुझे खुद को देखना है. तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुमको देखते हुए देख रही हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो. ये आपके कपड़े से लेकर, आपके बैठने उठने से लेकर, आप कहाँ पर किस जगह पर हैं, क्या कर रही हैं, क्या शब्द गुनगुना रही हैं, क्या खा रही हैं, से लेकर हर चीज में. और ये ट्रैवलिंग्स उन सारी कंडीशनिंग से, उस टू बी लुक्ड एटनेस से बाहर निकलने की कोशिश लगातार. और अगला सवाल मैं इसी के साथ जोड़ती हूँ कि एक इंडियन गेज है उन पात्रों को देखते हुए जो यहाँ दर्ज होते, मुझे दिखाई देता है, उन तुलनाओं में समझ में आता है. लेकिन जैसे ही वो इस्तांबुल वाली जो दो पात्र आते हैं, उसमें एक चेंज है. व्हाट इज द रीजन? उसको मैं पर ये दो मैंने लिखे अभी आपके सवाल so that I don't go सवाल कम, बातचीत ज़्यादा है. हाँ, but I want to address what you're saying, and it's very very important. एक तो पब्लिक स्पेस कि इस तरह से आप पब्लिक स्पेस क्या है. मैं और इसीलिए कल मैंने बस ली, आई टुक अ बस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट,
और एक्चुअली बहुत साल 16-17 साल के बाद बस ली एंड फ्री टिकट मिला. आई वाज वेरी हैप्पी. लेकिन मैं जैसे ही बस में चढ़ी आई रियलाइज आई एम नॉट वेयरिंग द राइट क्लोथ्स. मैं चेन्नई से आ रही थी और मैं फ्लाइट लेके आई और मैं आदत है, एक प्रिविलेज है, आदत है, बस उतरेगी, फ्लाइट उतरेगी, आप टैक्सी लोगे, घर चले जाओगे. ये इतना बड़ा प्रिविलेज है कि कल मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा प्रिविलेज है कि इन अ फ्लाइट यू कैन बी योरसेल्फ. देयर आर सम स्पेसेस वेयर आई कैन बी माई सेल्फ. If I was in a public in a bus, I could not be like that. And girls who try to be like that, matlab amazing. Who try to be themselves in the buses. Because कल मैं बस में बैठी और एकदम से sudden I was like, you're not wearing the right dress. Suddenly I'm like, you're not wearing the right dress. You're not in the right. You're not. Or this is. Close to 9, अंधेरा हो चुका है. I started counting how many men, how many women. There was one another woman. और suddenly सब flashback आने लगते हैं. Of course, you remember Nirbhaya. Of course, you remember what happened. And because for me, bus night, men, only men. First thing you want to just want to remember her and pay your respect and tribute to her. And I was scared. And I realized that this is not our space. Or if this is our space, we need to behave in a certain way. How you be, आपको कैसे देखा जाएगा, आपको कौन देखेगा, आप उसको देख के तैयार होगे. आप अपने लिए नहीं यहाँ तैयार हो सकते हो. आप उसके लिए तैयार होगे कि आपको वो कैसे देखेगा और वो किस तरह से आपको जज करेगा. And this is how. And there are spaces here. IHC, very elite, very nice educated people have come from very nice backgrounds, quote unquote. Okay, you can be yourself, but there are so many spaces which are still not for us and which we still need to claim. So yeah, for me traveling, जो travel है मतलब is a therapy. मेरे लिए travel ज़रूरी है, just because I'm constantly trying to find that space जहाँ मैं खुद हो सकती हूँ. And it is, for some reason, it's always very far from home. It's very far from people you know. And to be yourself, completely yourself, from very far from everything, from your caste, from your language, from your country, from your home, from your very far, you can just be yourself. I know, and ये तो fact है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी science है. I'm not saying something surprising. Women who get married, they go to Thailand or Hong Kong and they wear shorts and the moment they come back, they wrap themselves in saris. You go on travels and you can wear Goa, Bombay, Goa, you can be, और या फिर घर से थोड़ा सा दूर जाके, like you're staying in a 5-star hotel and swimming pool, you can be yourself. But in your own house, no, you can't be. You can't even wear shorts. So for me, traveling is a therapy, is a must for me. Yes. Biased and unbiased writing. So of course writing में biases होंगे क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपकी जो भाषा है उसमें आपकी पॉलिटिक्स है, भाषा में आपकी जो जिस तरह की आपकी पढ़ाई है, जिस तरह के आपके प्रिविलेज है, वो सब आपको वो उसमें आएगा. बट एक राइटिंग है जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, जो लोगों को सही और गलत दिखा देती है. एक वो राइटिंग है जो बिल्कुल लेयर्ड नहीं है, और एक दोस्तोयेवस्की की राइटिंग है जिसमें एक कैरेक्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा. एंड तक आपको लगेगा कि अरे तो अभी तो इवन टॉल्स्टॉय लाइक अभी तो एना कैरेनिना का हस्बैंड समझ में आ गया हमें कैसा है. बट एंड तक आते आते उसमें भी आपको सिंपैथी आने लग जाती है कि डूड ये ऐसा भी है, बिकॉज बाय द एंड इज लाइक ओह ये तो समझा ही नहीं. सो लाइक एनी ऑफ अस, मतलब हम भी तो अपने आप को रोज समझ ही रहे हैं. सो वी ट्राई दैट सॉर्ट ऑफ राइटिंग जहाँ पे आप कम से कम बायस ला पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे पाओ कि ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है पर हो सकता है मेरी नज़र को ये अभी ऐसा दिख रहा है. I am judging you today because I know you're wearing a sari. If I was a Polish person, I didn't even know this is a sari, I would be looking at you in a different way. तो I will give you, I try to, मैं कोशिश करूँगी कि मैं
और भी पर्सपेक्टिव दे पाऊँ उसको, कि सिर्फ जो मुझे दिख रहा है वही पर्सपेक्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव कि मुझे जो नहीं दिख रहा है या जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, या मैं हो सकता है मैं गलत हूँ. सो आई ट्राई एंड बी एज लेस जजमेंटल एंड आल्सो लीव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एरर, कि मेरे को ऐसा दिख रहा है बट हो सकता है ऐसा ना हो, और हो सकता है कल मुझे ऐसा ना दिखे, बट फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है. एंड या दैट्स अबाउट दैट्स व्हाट आई ट्राई टू राइट. आई ट्राई टू राइट कि जितना कम मैं अपनी तरफ से उसको बोल, नहीं ये तो बिल्कुल सही है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ब्लैक एंड वाइट ना कर पाऊँ. एंड आपने जो तीसरा सवाल पूछा, द बुक, नहीं, जो इस्तांबुल हाउ इट चेंज्ड, इंडियन गेस्ट जो वहाँ पर है, अचानक से वहाँ पे जाके हाँ, या आई गेट इट. तो उसमें ना मतलब एक तरह का, you know, they were asking, they were passing comments, but it was like if you said no, they would leave you alone. You know, right? My friend Ankita, she asked me the same thing. How does it change? And I had an answer to that at that time. I'll come back to you. I had an answer. In fact, I was sending her notes. I have a friend Ankita, and then I was telling her कि अंकु मुझे ऐसा लगा इस्तांबुल में आके. Can you imagine? And she's like, and I send her voice notes, and she's like, but this is the Indian gate. How are you, like, you know, how are you comfortable with this one? So, or I was in the end I got irritated. मतलब उससे भी मतलब इतना comfortable नहीं थी मैं, but in the end it irritated me. But I had an answer to her, but I don't remember that. I'll get back to you on that. अनुराधा, आप जितनी बातचीत अभी की और जो किताबों में है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि उसका बड़ा हिस्सा स्टेट ट्रेड्स पर है. जो बात अभी हम कह रहे थे कि सत्ता जो है वो अपने ढंग से क्यूरेट करती है, स्टेट ट्रेड्स को इस संदर्भ में हम समझ रहे हैं कि दिल्ली में आकर आपको डीटीसी की बस में अचानक से लगता है कि मेरे कपड़े मतलब पब्लिक स्पेस के हिसाब से नहीं है, तो क्या वो स्टेट ट्रेड्स है जो लगता है कि यदि किसी तरह से मैं मुश्किल में फंस जाऊं तो जो स्टेट मशीनरी है वो मुझे उस तरह से सहयोग नहीं करेगी? क्योंकि पूरी किताब में जहां जहां खुलेपन को लेकर बात कर रही हैं, वहां वहां ये भाव आता है कि वहां की जो व्यवस्था है, वहां की जो शासन व्यवस्था है, वहां की जो सरकार है या जो राज्य के अपने जो निकाय हैं, वो बहुत चुस्ती से काम करती है. आपने उनकी कहीं कोई तारीफ नहीं की है, ना ही आपने भारत की अलग से कोई शिकायत दर्ज की है. लेकिन ये बात एक तरह से निकल कर आ रही है कि आप बार बार एक स्टेट ट्रेड्स की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो व्यवहार करते हैं या जो सोचते हैं वो हम जिस नेशन स्टेट में होते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं. अलग से निर्भया याद आता है और वो पूरा स्टेट ट्रेड्स आपके चारों तरफ घूमने रहता है. हालांकि आप इसमें सहायक भी हो सकते हैं. तो मेरा सवाल एक तो ये है कि आप स्टेट ट्रेड्स के जरिए एक नागरिक के बनने वाली मानसिकता और मनोविज्ञान को कैसे देखते हैं, और दूसरी बात ये कि जो स्टेट ट्रेड्स है वो हमारी पूरी अपब्रिंगिंग का एक पार्ट होता है क्या? जैसे आपने एक जगह लिखा है कि जब जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम लड़कियां बड़ी होती हैं, तो हमसे ये कहा जाता है कि अब हमें बाहर वालों से खतरा है. कौन है ये बाहर वाले? नहीं, बाहर वाले लोग घर से बाहर तो समाज ही है. इसका मतलब हमें समाज से खतरा है, और आगे हम बढ़ते हैं तो यही समाज राज्य, नेशन स्टेट आदि चीजों में बदल जाता है. तो मेरा सवाल यह है कि जिस समाज और जिस नेशन स्टेट के भीतर हम एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या हम उसी से एक नागरिक के तौर पर खतरा महसूस करते हैं, खास तौर पर एक स्त्री या महिला के संदर्भ में? विनीत, आई थिंक आप डेनमार्क में मैंने बहुत क्लियरली लिखा है कोपेनहेगन के चैप्टर में कि कुछ हो भी जाए, मतलब एक तरह की बेफिक्री वहाँ से भी आ जाती है कि यू नो कि यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेम्ड. मतलब पहली बार तो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होगा. एक तरह का एक विश्वास है कि आपके साथ कुछ होता भी है तो आपसे दो सवाल ये नहीं पूछे जाएंगे, पर तुम बस में ड्रेस पहन के पागल हो. मतलब द फर्स्ट थिंग इफ समथिंग हैपेंस टू मी और एनीवन इज लाइक, पहले अच्छा कितने बजे गई थी, क्या पहना हुआ था, क्यों गई थी, व्हाई आर दीज इवन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ही क्यों होने चाहिए, अराइज ही क्यों हो, मतलब अराइज ही क्यों हो, क्योंकि ये, और सबसे पहले यही अराइज होते हैं. अच्छा लड़की के साथ वो वहाँ पे 2 बजे, अच्छा दोपहर के, अच्छा रात के, तो फिर देयर समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल. तो not, and state is what is state, and state is us and we are state. मतलब ये भी है कि एक तरह का
the whole ढांचा, the whole system is victim blaming to पूरा whatever happens, बातें चलने लग जाती हैं कि self defense. Like, what if I don't know self-defense? What if I don't want to learn self-defense? What if I'm not physically able to learn self-defense? What if I'm disabled? Then I have no right to be out. मतलब anyway, तो वो है. I think even if कानून अगर जगह पे है, but कानून is not just some written book ना. सिर्फ constitution तो हमारा बहुत शानदार है. बट दैट्स नॉट दैट ना. जो पुलिस है या जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कौन है? वो हमारे पुलिस वाले कौन है? हमारे ही बाप भाई है और वो उसी समाज का हिस्सा है और वही इतने जजमेंटल होंगे. आई नो अगर मैं कोपनहेगन में अगर मैं पुलिस वाले के पास जाऊंगी तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लुक एट मी ऊपर से नीचे तक कि आप क्या कर रही थी मैडम रेड लाइट एरिया में इतने बजे. इज़ गोइंग टू से क्या हुआ आपके साथ. तो वो सीधा एड्रेस करेगा उस चीज़ को कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है. आई एम गोइंग टू एड्रेस जो गलत हुआ है और जिसने किया है. आई एम गोइंग टू एड्रेस स्ट्रेट. पर यहाँ पे और जितने चीज़ें हैं दैट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट. बट देन दिस इज़ द होल सिस्टम. एंड यही मेरा सवाल है. मतलब ये आप लोगों से भी है. ये सवाल किताब में भी लिख रही हूँ. मेरे पास जवाब नहीं है इसका. बट देन वाई यू वी ट्राइंग टू सेव दिस? अगर ये इतना करप्टेड है और इतना रॉटन है तो हम किस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? किससे खतरा है? आपसे. आप ही तो बाहर. कौन है बाहर? कोई सीन लगा के आ जाते हैं क्या 10 बजे बाहर लोग? आप ही तो निकलते हो बाहर. तो मतलब आप लोगों से हमें खतरा है. मतलब just us, right? So and if we're still trying to save our brothers and fathers and cousins, and because है तो किसी के तो है ही. I think because my brother is the best brother in the world, and my husband is the best husband in the world, and my father is the best father in the world. So खतरा किससे है? That's my question. I don't have answers to that. मेरा एक सवाल छोटा सा और है, उसके बाद सुजाता करेंगी. और आप सबसे ज़रूरी लोग हैं अनुराधा के और इस शाम के. तो आपके लिए सवाल का सत्र शुरू हो इससे पहले मेरा एक सवाल. एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है इस किताब में. मैं पहले उस प्रसंग की चर्चा कर दूं और इस संदर्भ में कि जिस माहौल और जिस परिवेश में अभी हम हैं उसमें असहमत होना और दुश्मन होना एक दूसरे का पर्याय हो चुका है, लगभग हो चुका है. मैं आपसे असहमत हूँ तो आप ये मान कर चलते हैं कि व्यक्ति संभावित दुश्मन हो सकता है. मैं इसको किसी भी तरह की शब्दावली में इसलिए नहीं बांधना चाहता हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारे शब्द पहले से मौजूद हैं, है ना. और वो सुंदर प्रसंग ये है कि हैना है जो पादरी बनना चाहती और ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है. तो हैना हर तर्क को बहुत ध्यान से सुनती है और अपनी सुंदर मुस्कान के साथ कहती है बाइबल के अनुसार ये गलत है. उसके विचार जैसे भी हों वो मुझे बुरे नहीं लगे. वह अपने धर्म की कमांडमेंट्स पर अडिग थी. मुझे सुनकर अचंभित भी लेकिन विचलित या खफा नहीं थी. ना ही उसने मुझे बाइबल गिफ्ट की और ना ही कन्वर्ट होने की सलाह दी जैसा हमें लगता है कि हर ईसाई करता होगा. यानी कि जो जिस रूप में है उसके साथ उसकी असहमति और उसके साथ उसका सहचर्य या कंपेनियनशिप. ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है बड़ी मुश्किल. हम जितनी तेजी से खित्तों में बट रहे हैं उसमें ये बात सच में बड़ी मुश्किल लगती है. मैं आपसे ये सवाल तो नहीं करूँगा अनुराधा कि इससे क्या सवाल हम पूछें, लेकिन मैं इससे सलाहियत चाहूँगा अपने लिए भी, हम अपने श्रोताओं के लिए भी और जो वर्चुअल स्पेस पर हमसे जुड़े हैं उसके लिए भी. क्योंकि ये रातों रात आने वाली चीज़ नहीं है कि आप जिससे असहमत होते हैं उसमें सुनने का भी साहस अपने भीतर पैदा करते हैं. इसलिए मैंने कहा कि इस शाम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं. मैं लंदन में चेस सिखाती हूँ. मेरा एक फ्रेंच स्टूडेंट 6 साल का लड़का, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम और उस टाइम पे हिजाब पे कोई डिबेट चल रहा था. एंड देन आई आस्क्ड हिम समथिंग एंड और वहाँ कुछ फ्रांस में कुछ हुआ था, बीहेडिंग हुई थी.
एंड दे हैड अ डिबेट इन द क्लास, और उसने कहा कि उसने ऐसे बोला। मैंने कहा बट वो तो गलत है ये बोलना, तो सेड बट इट्स हिज ओपिनियन। गलत और सही क्या है इसमें, वो उसकी ओपिनियन है, वो गलत सही मैं कौन हूँ उसको बताने वाला कि गलत ओपिनियन। एंड ही वाज 6 years old, लाइक वाह। तो क्योंकि अपनी ओपिनियन नहीं बदलती क्या आप ऐसे ही सोचते थे विनीत हमेशा से? बिल्कुल नहीं। आप, मेरी तो बहुत बदलती है, मुझे तो यही लगा है कि जब मेरी इतनी ओपिनियन बदल रही है और मैं आज ये सोच रही हूँ, और मैं सच में जो कुछ साल पहले सोचती थी वो अब मैं नहीं सोचती हूँ, तो हाउ डू आई नो कि ये जो सोच रहे हैं कि ये आज मुझे हो सकता है गलत लग रहा हो, पर हो सकता है मैं 2 साल के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सोच रही हूँ, और हो सकता है ये मेरे जैसा सोच रहे हो। सो आई थिंक इफ़ यू आर जस्ट, मुझे लगता है इफ़ यू जस्ट काइंड, I think it's very, very important, because just to have a better world, we don't want this political party or that political party or this ideology or that. We want just kind people who can accept each other, and people who have kindness for one another. And think if you are kind, you will accept कि ठीक है आप मुझसे बिल्कुल अलग सोचते हो, but you exist and you are a person and you are a human being, and how I think how difficult it is to be kind. And I think, and I don't know, people become unkind based on their political or sorts of ideologies, because it's different, then you're unkind to another person. Then there's no ideology, then there's no point of an ideology if you can't be kind to that person. So I think kindness is a very important trait, if we can be kind to one another. We give them space to learn. अगर हमें लगता भी है कि कोई मतलब हमारे जैसा नहीं है या हमारी तरह नहीं सोचता है, तो give them that space. अगर तुम्हें लगता भी है कि वो गलत है, अगर तुम्हें लगता है वो गलत है, तो give them that space. Also try to understand where that person has come from and why, because nobody wants to be गलत. उसके लिए वो बिल्कुल सही है, उसके लिए आप बहुत गलत है, तो आप फिर वो कहाँ पे वो संवाद की वो आपने कोई जगह ही तो नहीं बीच में छोड़ी। आपको लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लग रहा है आप बिल्कुल गलत हो, एंड दैट्स इट। फिर आप सीन फंसा के खड़े हो जाओ। तो यू लीव दैट स्पेस एंड यू से ठीक है मैं भी गलत हो सकता हूँ, और उसको लगे कि वो भी गलत हो सकता है, एंड देन यू लीव दैट स्पेस। ठीक है, लेट्स हैव सम स्पेस बिटवीन अस एंड विल सी। अगर आपको लगता है वो गलत है, आप दीजिए कि नहीं आपको लगता है आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, आपको लगता है ये फिल्में देखनी चाहिए, आपको लगता है आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको लगता है तो कीजिए, उसको स्पेस दीजिए। वो आपको लगता है कि वो वहाँ क्यों है, वहाँ नहीं होना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो वहाँ क्यों है। एनी राइट लेफ्ट एक्सट्रीम जो वहाँ पे है उसका कोई कारण है, वो ऐसे ड्रॉप नहीं हुआ है वहाँ पे। जिस आइडियोलॉजी में जो आज खड़ा है, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट, देयर इज अ बिग रीज़न जो आज जहाँ बना है, वो उसके पीछे हिस्ट्री है, उसके पीछे पास्ट है, उसके पीछे एजुकेशन है, बहुत कुछ है। आप उसको बदले बदले इंसान को कैसे नफरत करके बदल सकते हैं? You have to go at you have to look at the background, you have to look at the privileges, you have to look at where this person has come from. And if you have that space to look, time, patience and space है आपका किसी, तो आप that is enough. You just but give that space and time to understand someone कि ऐसी कोई नहीं बन गया है. So I think it's not very difficult if you just try to be a better person, kind person. तो अनुराधा, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज कुछ सवाल मैं रख लेती हूँ अपने पास क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो पूछ लेती हूँ। पहले ही चैप्टर की शायद आखिरी पंक्ति है, बातें तो बहुत है मेरे पास कहने को, लेकिन समझो मैंने रख ली। ये सेंटेंस मुझे इतना प्यारा लगा, बतौर लेखक ये वाक्य मैंने रख लिया क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनके सवाल ही खत्म नहीं होते आपसे। आप लिखती हैं तो सबसे पहले तो वो आपके लेखन में आपका जेंडर तलाशना शुरू करते हैं, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस तलाशना शुरू करते हैं, आप फोटो लगाएंगे तो किसने खींची तलाशना शुरू करते हैं। ऐसे तमाम सवाल होते हैं, और जो कैरेक्टर इसमें है शुरुआत में माशा, वो इसी बात पे चिढ़ती है, क्या करना है तुमको इतने सारे सवालों से, परेशान होती है। तो ये वाक्य जो था इस पूरे चैप्टर का आखिरी, कि बातें बहुत सारी हैं लेकिन समझो मैंने रख ली, ये
इस किताब में से निकल के वाकया अब अलग खड़ा हो गया है, मैंने उसे अलग रख लिया है, लेकिन किताब पर वापस आती हूँ। क्या है जो आपने रख लिया है? ये पाठक की जिज्ञासा है कि वो क्या है जो रख लिया है, जो नहीं बताया है। कहानियाँ किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं सुजाता मैं कहूँगी कि भाषा हमारी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि सब कहा जा सके। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। वैसे भी भाषा इन जनरल बहुत नई चीज़ है। बहुत सारे इमोशंस हैं जो हम कह के ख़राब कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह के ख़राब कर देते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो हम बोल के ख़राब कर देते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स विच कैन नॉट बी सेड एंड वी आर नॉट दैट इवॉल्व्ड एंड ट्राइंग टू से एवरीथिंग समटाइम्स स्पॉइल इट। Master of unsaid words and slaves of our said words. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच आई से कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मैंने रख ली, आप भी रख लो और जस्ट गिव दैट स्पेस, ग्रो एंड जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज भाषा डज नॉट हैव दैट इतनी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, प्रेम को भाषा में नहीं कहा जा सकता, दर्द को भाषा में नहीं कहा जा सकता, दर्द को आंसू ही कह सकते हैं, प्रेम को चुप्पी ही कह सकती है, मौन ही कह सकता है। प्रेम कैसे कह दोगे, कैसे शब्दों में उसको बयां करोगे, या दर्द को कैसे लिखोगे? सो मेनी थिंग्स। एक दोस्ती को कैसे लिखोगे, माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे कैसे हाउ कैन यू टेल समवन दैट यू लव समवन, हाउ कैन यू से दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड? यू कैन ओनली फील एंड यू कैन से एज मच, और आई थिंक आई लव यू इज़ द most abused sentence ever, and it doesn't mean anything, and but if you don't say it, you know that this person does, and your best friend or your closest friend will never say you're my best friend and never post a photo on Facebook and tag you and say my best friend, but you don't have to express, you don't have to say it। आप रख लेते हो और आपको पता है कि वो है, आपको नहीं उसको बर्थडे विश करने की ज़रूरत फेसबुक पे, और आपको पता है वो है। सो मैंने अपने पाठकों से बहुत कुछ रख लिया, बिकॉज आई नो दे विल अंडरस्टैंड विदाउट द वर्ड्स, बिकॉज आई बिलीव इन दैम दैट दे विल इवॉल्व एंड आई विल इवॉल्व एंड वी डोंट इवन हैव टू मीट, बट वी एग्जिस्ट एंड विल इवॉल्व। तो आगे की कार्रवाई आप तक आए, सवाल जवाब आप करें। इस किताब को लेकर मैं एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहता हूँ। अब कोई भी किताब या कोई भी रचनाकार होते हैं तो उनका अनुवाद तो होता ही है, रूपांतरण भी होता है, लेकिन आजकल एक नया साहित्य है पोस्ट कार्ड रूपांतरण। वन लाइनर निकालते हैं, फिर हम उस पर बहुत अच्छा पोस्ट कार्ड बनाते हैं। उस हिसाब से ये किताब माशाल्लाह खजाना है। और मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रख देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो सूत्र वाक्य में लिखी गई पंक्तियां हैं, लेकिन उसकी जो गिरह जब खुलेंगी तो इतनी दूर तक जाएगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर नए सिरे से विचार करना होगा। तो बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, मैं कुछ उसमें से 2-4 आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आप सब सवाल करेंगे। कानून होते हुए भी हम अपना हक नहीं मांग सकती, जो प्रियंका ने भी पढ़ा, तो झोल कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों और शिक्षा में है। वैसे भी हर लड़की थोड़ी तो लेस्बियन होती है। मैं हिंदुस्तान से हूँ, ये अलग अलग जगहों से ली गई पंक्तियाँ हैं। मैं हिंदुस्तान से हूँ, शायद इसलिए मुझे एक तरह से हौच-पौच की आदत है। लड़कों को तो बस सेक्स की ही पड़ी रहती है, हर जगह बस यही ढूंढते हैं। सेक्स के बारे में बात होनी चाहिए, बेडरूम के बारे में नहीं। जो कि जितने बड़े इस देश के मीडिया नेटवर्क्स और मीडिया हाउस हैं, उनका 2 संस्करण हैं। एक संस्करण जो रामनाथ गोयनका प्राप्त करने के काम आता है, और दूसरा रामनाथ गोयनका की आत्मा को शर्मसार होने के लिए उसका संस्करण है। यानी जिस अखबार को आप पढ़ते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं, उसी की वेबसाइट पढ़ते हुए आपको लगता है अच्छा ये इसी की संतान है। तो उस लिहाज से ये पंक्ति आपको बहुत काम आएगी कि सेक्स के बारे में बात होनी चाहिए, बेडरूम के बारे में नहीं। दुर्भाग्य से इस देश का कारोबारी मीडिया बेडरूम की हरकतों पर बात करता है, सेक्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, सवाल आमंत्रित है।